तो रिवीजन क्लास में जल्दी खत्म होगा ये। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे हम उसकी बात करेंगे। अगर तुम्हें ऐसे बताऊं कि मानव नेत्र क्या होता है तो सब जानते हो मानव नेत्र को, है ना। अब ध्यान देना, इधर में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मानव नेत्र का जो व्यास होता है, मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो कितना होता है। पहला क्वेश्चन से यहीं से बनेगा। मानव नेत्र का जो व्यास होता है, इसका जो व्यास होगा वो हम कहते हैं 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है, आपको याद रखना है बस। मानव नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन जो आएगा तो ऑप्शंस में कई बार क्वेश्चन आएंगे 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो मिलेगा आपको कैसे आपको उलझ जाएगा, ध्यान देना। एक तो मिलेगा आपको 2.3 मीटर, बी ऑप्शन आपको मिल गया 23 सेंटीमीटर, 23 मीटर, और डी ऑप्शन आपको मिलेगा 0.3 सेंटीमीटर। यहां पर हमें आंसर पहचानना है क्योंकि ऑप्शंस में सारे ही एक जैसे मिले हुए हैं, है ना। अब दिमाग ये होता है कि बच्चा 2.3 तो देखता ही है, लेकिन जब पेपर होता है तो पेपर में हड़बड़ा ज़्यादा होती है और हड़बड़ाहट होने के कारण हम क्वेश्चंस वहीं पर गलत करते हैं। बच्चा क्या होता है, केवल आगे का डेटा देख रहा है, पीछे भी ध्यान दे नहीं रहा यूनिट पर। 2.3 मीटर तो है और पेपर में इसी प्रकार से ऑप्शंस आते हैं कि वो ए पर ही टिक करे, मतलब वो बी सी और डी तक तो पहुंचे ही नहीं। वो चाहता है कि बच्चा गलती कहां पर करे, बीच में गलती कर दे, एंड तक पहुंचे ही नहीं। तो बताओ इसका आंसर बच्चा, मैं कह रहा हूं कि 80% बच्चा, 80 चलो 80 बहुत ज्यादा हो गया, 50% बच्चा यहीं पर खत्म हो जाएगा, जिससे केवल पढ़ाई है और चिपटा ढंग से नहीं समझाए तो। फिर वो बढ़ेगा, ठीक है, फिर वो बोलेगा यार 2.3 था कि 23 था, आधा कंफ्यूजन ये है। ठीक है, कुछ यहां पर टिक करेंगे 10%, और 23 मीटर अगर बहुत रेयर होगा। बाकी जो बच्चा बचेगा उसको याद है, अगर उसने ढंग से पढ़ा है, उसको अगर याद है कि मानव नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, वही बच्चा इसका आंसर बिल्कुल राइट करेगा, वरना बच्चा गलती करेगा पेपर में। क्लियर हो गया? कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? क्या समझेंगे? नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना में 3 परत होती है। कितनी परत होती है? 3 परत। में कितनी परत होती है? मानव नेत्र में 3 परतें होती हैं, श्वेत पटल, रक्त पटल और रेटिना। क्लियर? 3 परतें। ध्यान रखना, क्वेश्चन इस पर ज्यादा आता है। क्वेश्चन बनेगा कि नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, रेटिना पर, और रेटिना को हिंदी में हम बोलते हैं दृष्टि पटल। यहां पर किसका निर्माण होता है? तो आप ध्यान रखना, यहां पर प्रतिबिंब मतलब कि इमेज का निर्माण होता है। रेटिना पर जब भी निर्माण होगा, ठीक है, तो निर्माण जो होगा वो बनेगा इस बार वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, रेटिना पर हमेशा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, रहेगा ध्यान आपको। क्लियर ना? गलत मत करना। प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा? रेटिना पर। ठीक है, सबसे अंदर की परत जो होती है रेटिना, सबसे बाहर की परत होती है श्वेत पटल, रक्त पटल इन दोनों के मध्य में होती है। श्वेत पटल जो होती है, इसका जो कलर होता है वो होता है सफेद कलर का। कौन से कलर का होता है? इसका सफेद कलर का होता है। और इसका जो कलर होता है वो होता है काला कलर होता है। काला रंग जो होता है ये करता है अवशोषण का कार्य करता है। क्या करता है ये? अवशोषण। इसलिए यह प्रकाश किरणों को, जो ये प्रकाश किरणें होती है, प्रकाश का अवशोषण करता है, रहेगा याद आपको। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में इस प्रकार से आता है कि उस परत का नाम बताइए जो प्रकाश का अवशोषण करती है, तो आंसर हमारे पास में क्या होगा? रक्त पटल। क्लियर ना? ठीक है, जो श्वेत पटल जो होती है यह करती क्या है, इसका कार्य क्या है? यह बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करती है आंख का। समझ में आ रही बात? बाहरी आघात का मतलब है बाहरी चोट से सुरक्षा करने का कार्य कौन सी परत करेगी? हमारा आंसर रहेगा श्वेत पटल, रहेगा याद। ठीक है, उसके बाद में श्वेत पटल का एक भाग होता है, ध्यान रखना, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसे हम? कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या होता है? श्वेत पटल के मध्य का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया से प्रकाश किरणें मानव नेत्र में प्रवेश करती है, रहेगा याद। ठीक है, अपवर्त, ये क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है बताओ? श्वेत पटल का उभरा भाग होता है जो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे, ठीक है,
एक क्या होता है, जो मांसपेशियां होती है उनका पर्दा पाया जाता है। मांसपेशियों का क्या होता है, पर्दा होता है, मांसपेशियों का पर्दा होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि मांसपेशियों की एक झिल्ली होती है, और ये जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको हम? आइरिस कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आइरिस रहेगा ध्यान। कोई डाउट बताओ किसी को समझने में, ठीक है। आइरिस। अब जो आइरिस जो होती है, आइरिस के यहाँ पर एक होता है, एक छोटा या सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, सूक्ष्म छिद्र पाया जाएगा। ये जो सूक्ष्म जो छिद्र होता है इसको हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं इसे? हम पुतली कहते हैं, या पुतली को ही कहा जाता है नेत्र तारा। क्या कहते हैं इसको? हम नेत्र तारा कहते हैं। अधिक प्रकाश की जो उपस्थिति होती है, अधिक प्रकाश की उपस्थिति में जो ये पुतली जो होती है ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश की उपस्थिति में पुतली क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, और कम प्रकाश की उपस्थिति में ये फैल जाएगी, ठीक है। इसी के कारण जो प्रकाश किरणें जो होती है या प्रकाश में क्या होते हैं, हम देख पाते हैं, या अंधेरे में हम देख पाते हैं। जब आप कई बार रास्ते पर आप जाते होंगे, या आप रात में ट्रेवल कर रहे हो, आप गाड़ी के पीछे आप बैठे हुए हो, तो आपकी आंखों पर जैसे फोकस गिरता है तो आपकी आंखें क्या होती है, बंद होने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पुतली का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। लेकिन जब लाइट चल जाती है तो आपकी आंखें मतलब फैलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। तो आंखों का जो आकार क्या होता है, बड़ा होने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि पुतली का आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। रहेगा याद? कोई डाउट बताओ यहां तक, ठीक है। अब समझना है, यहां पर यह पुतली नेत्र तारा हमारे पास में। अब यहाँ पर अपवर्तनीय घटना एक पारदर्शी माध्यम में होती है। किसमें होती है? पारदर्शी माध्यम में। तो लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि लेंस किसका बना हुआ हो सकता है ना। तो ध्यान देना, ऑप्शंस में जो क्वेश्चन बनता है वो चैप्टर नंबर 9 का बनता है कि लेंस किसका बना हुआ हो सकता है, या निम्न में से बना हुआ नहीं होता है। देखो, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है ना। ये प्लास्टिक भी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट वाली होती है। कास्ट का तो बनता ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए मिट्टी, तो बताओ मिट्टी क्या पारदर्शी होती है क्या, है ना। सोइल कभी भी पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। तो लेंस उसी का ही बनेगा जो क्या होगा, पारदर्शी होगी। क्या होगी वो? पारदर्शी होगी। आ गया समझ में? क्लियर? कोई डाउट बताओ किसी को समझने में। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर सोइल हमारा आंसर होगा, मिट्टी को ही हमें क्या करना है, टिक करना है कि मिट्टी का लेंस नहीं बनता है। क्लियर? कोई डाउट? अब समझना, ठीक है। अब मानव जो नेत्र होता है, मानव नेत्र में पाया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है बताओ? उत्तल लेंस। पेपर में आया हुआ है, बताओ मानव नेत्र में, मानव जो नेत्र है इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। रहेगा याद आपको? क्लियर ना। फिर आगे समझना कि जो नेत्र जो लेंस होता है, नेत्र जो लेंस होगा, ये नेत्र लेंस का जो आकार है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है? तो हमारा ये आंसर होगा पक्षमाभी मांसपेशियां। क्या होगा प्यारे बच्चों? पक्षमाभी मांसपेशियां होगा। और पक्षमाभी मांसपेशियों को हम बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं इसको? हम सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट समझने में बताओ यहां तक, ठीक है। बताओ नेत्र जो लेंस है ना, किस पर टिका हुआ रहता है या किस पर स्थित होता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? पक्षमाभी मांसपेशियां या सिलियरी मांसपेशियों पर वो स्थित रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जो सिलियरी जो मांसपेशियां होती है या नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस का आकार किसके कारण, या नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है किसके कारण परिवर्तित होती है, या कौन उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ? पक्षमाभी मांसपेशियां। क्या होगा हमारा आंसर? पक्षमाभी मांसपेशियां होगा। रहेगा आपको याद? बताओ, ठीक है ना। तो यहां पर यह भी आएगा क्वेश्चन क्या बनेगा? जो नेत्र जो लेंस होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की क्या है, फोकस दूरी को बताओ कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? बताओ क्या आंसर क्या होगा आपका? आप कहोगे सर पक्षमाभी मांसपेशियां। क्या बोलोगे आप? पक्षमाभी मांसपेशियां नियंत्रित करती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को। कोई डाउट बताओ? रेटिना, प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा? रेटिना पर होगा। कहां पर होगा? रेटिना पर। क्लियर? कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? यही क्वेश्चन से और यही क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा लेंस की फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को
समंजित करने की क्षमता कहलाती है समंजन क्षमता। क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, तुम्हें पता ही है, और तुम अभी क्वेश्चन हाफ ईयर देख के निपटे हो तो तुम्हें पता भी है क्या बनने वाला है क्वेश्चंस, ठीक है। निकट बिंदु का मान कितना होता है, ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यू है निकट बिंदु की वो कितनी होती है, तो निकट बिंदु की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में 25 सेंटीमीटर, कितना, ठीक है ना। नंबर तो ध्यान रहेगा तुम्हें, लेकिन गलती यूनिट में मत करना, है ना। बच्चा जो गलती करेगा वो यूनिट में ही करेगा। 25 सेंटीमीटर की जगह लिखा होगा 25 मीटर। क्या लिखा होगा? 25 मीटर। बच्चों को याद है 25 पढ़ाया सर ने, और वो टिक कहाँ पे करेगा? 25 पर, वहीं गलत, ठीक। उसने देखा ही नहीं कि पीछे वैल्यू क्या है, यूनिट क्या दे रखा है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है ना। उसके बाद में वही उलझाता है, बच्चों को इतना ही पता है। अब हाँ भाई, ठीक है, आ गया सेंटीमीटर भी आ गया। अब भाई साहब ने, पेपर वाले ने क्या करा, बीच में लगा दिया पॉइंट। क्या लगा दिया? पॉइंट, और वो यहीं उलझ जाएगा। अब उसका दिमाग ज़्यादा कंफ्यूजन में होगा, यार मैंने 25 तो पढ़ा था, क्या पता मैं जब मैंने नोट्स लिखे या सर ने जब मुझे पढ़ाया, क्या पता मैं पॉइंट लगाना भूल गया हो। निकट जो बिंदु होता है ना, निकट बिंदु का जो मान होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कि अब बनता है कि ना दूर बिंदु का मान कितना होता है, तो ध्यान रखना दूर बिंदु का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो होता है अनंत। कितना होता है बताओ? अनंत होता है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक समझने में? दोनों क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ठीक है। परिभाषा बहुत रेयर है कि पेपर में आती है, लेकिन डेटा आता है, डेटा पेपर में 101% आता है। क्वेश्चन बनेगा तो डेटा सही बनेगा। क्वेश्चन वो बनेगा कि दृष्टिपरास। क्वेश्चन क्या बनेगा? दृष्टिपरास। अब ये दृष्टिपरास क्या है तो बताओ। परास का मतलब होता है रेंज। क्या होता है? रेंज, है ना, रेंज, ये परास है हमारे पास में। तो अब व्यक्ति कहां से कहां तक की वस्तु को देख पाता है, तो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से वस्तु को देखना प्रारंभ करेगा, और कहां तक देखेगा? अनंत पर। तो इसकी जो बीच की दूरी होती है उसको ही हम बोलते हैं दृष्टिपरास। निकट बिंदु व दूर बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है उसे दृष्टिपरास कहते हैं। दो, अब देखो दृष्टिदोष। जब मैं दृष्टिदोष दूसरा है हमारे पास में दूर दृष्टिदोष। तीसरा हमने पढ़ा जरा दृष्टिदोष, और चौथे नंबर का था हमारे पास में मोतियाबिंद। अब ध्यान देना, बच्चा पेपर में जब आता है तो लिखा हुआ रहता है निकट दृष्टिदोष। क्या लिखा होता है? निकट दृष्टिदोष। तो बच्चों को यह समझ में आता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि पास की वस्तु दिखाई नहीं देती होगी उसे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्ड लिखा हुआ है निकट, तो निकट का दिखाई देगा, और जो लिखा हुआ नहीं है वो दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात ही है। तो निकट की तो वस्तु दिखाई देगी, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी। तो क्या होगी? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अब कारण क्या है? ध्यान हो भाई, ये तो दोष हो गया उसे। अब कारण क्या है? तो कारण ये है रेटिना के पास प्रतिबिंब बनना। रेटिना के पास क्या बनना? प्रतिबिंब बनना। समझ में आ रही है बात? अब रेटिना के पास प्रतिबिंब बना तो पास की तो दिखाई देगी। रेटिना के पास प्रतिबिंब बना तो पास की तो दिखाई देगी, लेकिन दूर नहीं बना ना, तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? रेटिना पर। कहां बनना चाहिए? सर दोष कब उत्पन्न हुए हैं? ध्यान देना, ये रेटिना है पर अगर रेटिना के पहले प्रतिबिंब बना, रेटिना के पहले प्रतिबिंब बना तो निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। समझ में आई बात? अगर रेटिना के बाद प्रतिबिंब बना तो दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। इसमें अगर रेटिना के पास प्रतिबिंब बना तो निकट दृष्टि दोष, अगर रेटिना के दूर बना तो दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें सारा खेल खत्म हो जाएगा। बताओ पास बन रहा है तो पास की वस्तु दिखाई देगी ना, दूर की दिखाई नहीं देगी। बताओ अगर दूर प्रतिबिंब बना तो दूर की तो दिखाई देगी, लेकिन पास की दिखाई नहीं देगी। अगर दूर दृष्टि दोष, ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है बाद में। क्लियर ना? तो बताओ कहां की दिखाई नहीं देगी? पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। बताओ, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? पास की वस्तु
पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दूर की दिखाई देगी लेकिन पास की दिखाई नहीं देगी। अब कारण क्या है? प्रतिबिंब का रेटिना के बाद बनना, प्रतिबिंब का रेटिना के बाद बनना। कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? अब सर हम इसके उपचार की बात करेंगे। पेपर में उपचार की जगह लिखा हुआ सकता है आपके निवारण। क्या लिखा आएगा? निवारण। आप ध्यान देना, प्रकाश किरणें यहां मिल रही थी, अब मैं कहां मिलाना चाहता हूं? रेटिना पर। ठीक है, प्रकाश किरणें पहले बन गई ना, कहां मिलाऊंगा इसको मैं? रेटिना पर मिलाऊंगा, रेटिना पर। तो रेटिना पर मिलाने के लिए प्रकाश किरणों को फैलाना पड़ेगा ना, तो प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं? तो हम करते हैं अवतल लेंस का। कौन से लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का। रहेगा याद? इसी प्रकार से याद रखना है। तो बताओ, निवारण के लिए हम यूज करेंगे अवतल लेंस। कोई डाउट यहां तक समझने में? अब देखो, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सर दूर बन रहा है, रेटिना की दूर बन रहा है। अब मैं प्रकाश किरणें कहां लाना चाहता हूं? रेटिना पर। तो प्रकाश किरणों को पास पास लाने का कौन सा लेंस काम करता है? तो कहोगे आप उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष। अब ध्यान देना, व्यक्ति को ना तो दूर की और ना पास की वस्तु दिखाई दे तो उसको हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा उसको? जरा दृष्टि दोष। ये ना पास की वस्तु दिखाई देती है। अब इसका सर निवारण क्या होगा? तो बेटा उसका निवारण जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। क्या बोलते हैं उसको? हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। रहेगा याद आपको? द्वि। अब होने लग जाता है परावर्तन। क्या होने लग जाता है? परावर्तन होने लग जाता है। नेत्र जो क्या होगा, जो इमेज होगी, प्रकाश किरण होगी, उसका होगा परावर्तन। क्योंकि नेत्र जो लेंस होगा उस पर व्हाइट कलर की लेयर जम जाएगी। व्हाइट कलर की क्या होगी? लेयर जम जाएगी। इसलिए उसको हमने बोला था कि जो लेंस होता है वो धुंधिया, मतलब कि व्हाइट कलर का होने लग जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंट है कि इसका जो उपचार है किससे किया जाएगा? बोलते हैं अपन IOL। क्या बोलते हैं? IOL। IOL का पूरा नाम होता है इंट्रा ओक्यूलर लेंस। क्या नाम होता है? इंट्रा ओक्यूलर लेंस। रहेगा याद आपको? ठीक है ना, IOL। इसका पूरा नाम होता है इंट्रा ओक्यूलर लेंस। कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? नेत्र दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन पता लगेगा कि दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है? तो यहां पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो व्यक्ति को कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। इसके निवारण के लिए कारण क्या है? रेटिना के बाद या रेटिना के पास प्रतिबिंब का बनना। रेटिना के पास प्रतिबिंब का बनना या रेटिना से पहले प्रतिबिंब का फोकस होना। निवारण जो हम करेंगे अवतल लेंस का। किसका यूज करेंगे हम? अवतल लेंस का यूज करेंगे। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बन रहा है। हम जब यूज क्या करेंगे? निवारण किससे करेंगे? तो निवारण करेंगे हम उत्तल लेंस से। किससे करेंगे? उत्तल लेंस से करेंगे। जरा दृष्टि दोष, अब तीसरे प्रकार का दोष है हमारे पास जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होगा? ना तो पास की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी। उस व्यक्ति को जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम यूज करते हैं द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। लास्ट में व्यक्ति को जो रोग होने वाला है वो होने वाला है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है? जो इमेज जो होती है, प्रतिबिंब होता है या प्रकाश किरण जो होती है, उनका परावर्तन होने लग जाता है। तो परावर्तन होने लग गया तो व्यक्ति को कौन सा दोष हो गया? मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद के उपचार के लिए को हम करेंगे IOL लेंस का यूज करेंगे, मतलब कि इंट्रा ओक्यूलर लेंस का हम यूज करेंगे। मानव नेत्र में रंग कौन सा भाग प्रदान करता है? हमारा आंसर क्या होगा? आइरिस या परितारिका। क्लियर ना? ठीक है, परितारिका को हम क्या बोलते हैं? आइरिस कहते हैं। एक और ध्यान रखना, यहां से एक और बात समझना, परितारिका मतलब आइरिस क्या काम करती है? जो परितारिका जो होती है या जो आइरिस होती है, जो पुतली होती है ना, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। क्या करती है? पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। रहेगा याद? शायद मैंने लिखा भी रखा है तुम्हें नोट्स में, ये है ना। आइरिस या परितारिका क्या करती है? पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य करती है। क्लियर? रहेगा याद? ये कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी ही प्रकार से बनेंगे जितने ये बनेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब क्या होता है वर्ण विक्षेपण? ठीक है, ध्यान रखना, समझना। वर्ण का मतलब होता है कलर और विक्षेपण का मतलब होता है बटना। वर्ण का मतलब
कलर और विक्षेपण का मतलब क्या होता है, बटना। तो कहने का मतलब हो गया कि जो कलर है, कलर का या रंग का क्या करना, विभाजित होना, बटना क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। और जो प्रकाश का रंग कैसा होता है, श्वेत कलर का, मतलब सफेद कलर का होता है। तो श्वेत रंग का है ना 7 रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझना इस बात को, ठीक है। हमने क्या करा, एक प्रिज्म रखा। जब इस प्रिज्म पर हम क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश को गिराएंगे, तो ये हमारे पास में क्या है, ये है श्वेत प्रकाश। क्या है ये, श्वेत प्रकाश है। अब ये श्वेत प्रकाश क्या करेगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में विभक्त होगा ये, 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंग यहां से विभक्त होते हैं, ठीक है। और इन 7 रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, उस पर्दे को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान रखना ये एक पर्दा है, इस पर्दे पर मैंने 7 के 7 कलर प्राप्त कर लिए, और ये जो पर्दा होगा, इस पर्दे को हम कहेंगे प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे इसको, हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। रहेगा याद आपको, क्लियर ना, ठीक है। पेपर में इस प्रकार से है कि उसकी स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। आपका आंसर होगा स्पेक्ट्रम। क्या होगा आपका आंसर, स्पेक्ट्रम होगा। कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, विक्षेपण में से, वर्ण विक्षेपण में से, कि जो वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है, तो कितने रंग प्राप्त होते हैं या कितने वर्ण प्राप्त होते हैं। तो वर्ण विक्षेपण में हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। वर्ण विक्षेपण में 7 रंग प्राप्त होते हैं। रहेगा क्लियर याद, ठीक है। अब ध्यान रखना, सबसे कम विचलन किसका होता है और सबसे अधिक विचलन किसका होता है। विचलन का मतलब होता है कौन अपने मार्ग से ज्यादा भटक रहा है ना, कौन अपने मार्ग से कितना ज्यादा भटक रहा है, और विचलन का मतलब यही होगा। रहेगा याद, ठीक है। अब ध्यान देना, या ये समझो कौन कितना ज्यादा झुक रहा है, ठीक है, विचलन। तो सबसे 7 रंग किस प्रकार से होते हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है विबज्योर। क्या ट्रिक होती है, विबज्योर। विबज्योर आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दो, VIBGYOR 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 कलर। रहेगा याद, लेकिन जो ये क्रम है ये रहेगा नीचे से। कहां से होगा ये क्रम, नीचे से याद रखना है अपने को। तो V मतलब वॉयलेट, तो वॉयलेट वाला कलर ये होगा, ठीक है। उसके बाद में इंडिगो, इंडिगो के बाद में कौन है, ब्लू, ब्लू के बाद में ग्रीन, ग्रीन के बाद में येलो, येलो के बाद में ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में रेड। क्लियर, कोई डाउट बताओ समझने में। विबज्योर याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, विबज्योर। वी का मतलब, अब ध्यान, हिंदी में ध्यान देना, ये बैंगनी है, ठीक है ना। इंडिगो क्या है, जामुनी। ब्लू मतलब नीला, जी का मतलब हरा, वाई का मतलब पीला, ओ का मतलब नारंगी, और आर का मतलब है लाल कलर। रहेगा याद, क्लियर, कोई डाउट यहां तक समझने में। अब ध्यान देना, अब देखो, ठीक है ना। आर क्या है, सबसे ऊपर है, आर सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि सबसे कम जो विचलन होगा वो आर का होगा, मतलब कि लाल कलर का होगा विचलन। विचलन के बाद में तरंग धैर्य, और तरंग धैर्य के बाद में क्या पढ़ा था हमने, प्रकीर्णन। अब देखो, सबसे जो कम हमने विचलन पढ़ा, सबसे कम किसका था, लाल कलर का। किसका था, लाल कलर का विचलन क्या था, सबसे कम था। जिसका विचलन कम होगा, अब वो कम झुका तो लंबाई ज्यादा होगी कि नहीं होगी, उसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो तरंग धैर्य क्या होगा इसका, इसका तरंग धैर्य जो होता है वो होता है अधिक। तरंग धैर्य बेटा क्या होगा इसका, अधिक होगा। जब तरंग धैर्य अधिक होगा तो बताओ फैलेगा क्या, वो नहीं फैलेगा, उसका फैलाव कम होगा। तो फैलाव भी, तो इसका प्रकीर्णन बताओ कैसा होता है, कम। प्रकीर्णन कैसा होता है, कम होता है। बताओ कोई डाउट यहां तक समझने में। आपसे पूछा जाए पेपर, बताओ सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन से कलर का होता है, या सबसे कम प्रकीर्णन कौन से कलर का होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाल कलर। सबसे अधिक लंबाई या तरंग धैर्य किसका होता है, तो किसका होता है, लाल कलर का। सबसे कम विचलन किसका होता है, बताओ, लाल कलर का। क्लियर, कोई डाउट यहां तक समझने में। अब हम बात करें सबसे अधिक, किसकी बात कर रहे हैं हम, सबसे अधिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे अधिक जो विचलन होगा, सबसे अधिक जो विचलन होगा वो होता है हमारे पास में सबसे लास्ट वाला कलर, वो होता है हमारे पास में बैंगनी कलर। कौन सा कलर होता है, बैंगनी कलर होता है। तो बैंगनी कलर का बताओ विचलन अधिक होगा। बताओ जिसका विचलन मतलब जिसका झुकाव ज्यादा है, बताओ उसकी लंबाई बढ़ेगी क्या, लंबाई नहीं बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो इसकी तरंग धैर्य क्या होता है, बताओ, सबसे कम। तरंग धैर्य क्या हो जाएगा इसका, सबसे कम हो जाएगा। बताओ जिसका तरंग धैर्य कम होगा वो फैलेगा ज्यादा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, वो फैलेगा ज्यादा।
तो बताओ इसका जो प्रकीर्णन होता है वो कैसा होता है, बता दो। अधिक होता है। कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? अब मैं 3 कलर ले रहा हूं और उन 3 कलर में हम 3 संभावनाएं लेने वाले हैं। कैसे कि देखो हमारे पास सबसे पहले ऊपर कौन सा था? रेड, ऑरेंज, और कौन है? मैं ग्रीन ले रहा हूं। चलो वायलेट, चलो ये ले लेते हैं, और हम क्या लेते हैं? ग्रीन। हमने 4 कलर लिए है। अब इन 4 कलर में हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये बताओ सबसे अधिक विचलन कौन से कलर का है? इसे बताओ सबसे अधिक विचलन किसका है? यहां पर इसके अनुसार किसका है? ग्रीन का। कंपेरिजन इनका तो कर रहे हैं हम। याद रखना आपको, सातों कलर याद रखने हैं। आपको सातों कलर याद रखने हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो विचलन जो होगा वो बढ़ेगा। विचलन क्या होगा? बढ़ेगा। आया समझ में? तरंग धैर्य क्या होगा? कम होगा। तरंग धैर्य क्या होगा? कम होगा। और प्रकीर्णन क्या होगा? बढ़ेगा। आ गया समझ में? कोई डाउट बताओ? दिक्कत किसी को? नहीं ना? देखो अब यहां पर हमें बोल रहे हैं सबसे जो अधिक है विचलन किसका है? बताओ हमारा आंसर क्या होगा? ग्रीन कलर का। क्लियर ना? सबसे अधिक जो विचलन है कौन से कलर का होगा? हरे कलर का होगा। तो बताओ सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? ग्रीन कलर का। किसका होगा? ग्रीन कलर का होगा। आया कि नहीं आया समझ में? क्वेश्चन आता है पेपर में कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्यों होता है? आता है क्वेश्चन, क्योंकि आकाश का कलर जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि जो ग्रीन जो कलर है, ग्रीन कलर का जो विचलन है वो अधिक होता है, और इसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। तो प्रकीर्णन अधिक होने के कारण जो आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। आया कि नहीं आया समझ में? यहीं से जो क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है कि जो सूर्योदय के समय जो आकाश जो होता है या सूर्य जो होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि इसका झुकाव क्या है? कम है। झुकाव कम होने के कारण मतलब इसका विचलन कम होगा, और विचलन इसका कम होगा तो ये बताओ प्रकीर्णन भी कैसा होगा? इसका कम होगा। और तरंग धैर्य क्या होगा? अधिक होगा। जब तरंग धैर्य अधिक है तो पृथ्वी तक सबसे पहले कौन सा कलर पहुंचेगा? लाल कलर पहुंचेगा। तो लाल कलर पहुंचने के कारण ये हमें कैसा दिखाई देता है? लाल कलर का दिखाई देता है। रहेगा कि नहीं रहेगा यार? ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन ये बनता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश का क्या नहीं हो रहा है? प्रकीर्णन नहीं हो रहा है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो बताओ आसमान कैसा दिखाई देगा? उसको वहां पर काले कलर का दिखाई देगा। कौन से? आप जब विबजोर लिखो तो आप विबजोर को लिख तो ऐसे दो आप, VIBGY O और R। लेकिन अब यहां से क्या होगा? विचलन अगर ध्यान रखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो विचलन क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर ना? ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो विचलन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। विचलन बढ़ेगा तो प्रकीर्णन में क्या होगा? बढ़ेगा। विचलन बढ़ेगा तो प्रकीर्णन में क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रकीर्णन और विचलन बढ़ेंगे तो तरंग धैर्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तरंग धैर्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताओ कोई डाउट यहां तक समझने में? क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं विचलन कोण। क्या पढ़ रहे हैं हम? विचलन कोण, जो पेपर में आया हुआ है। ठीक है। अब विचलन कोण क्या? प्रिज्म का मतलब क्या है? एक ट्राइंगल बनाना है तुम्हें। यह प्रकाश किरण आई यहां पर। यह कौन सी किरण होगी? हमारी आपतित किरण। इसको आप नाम दे सकते हो पी क्यू प्रकाश किरण। क्या नाम दिया आपने इसको? पी क्यू प्रकाश किरण। ठीक है। अब इसका अपवर्तन होगा, ये ऐसा जाए। बताओ जाना कैसा था इसको? इस प्रकार से। ठीक है। ये हमारे पास में आर, इसका नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है इसका? अपवर्तित किरण इसका नाम है। इसका नाम लिखा आपने पी। चलो पी क्यू आर तो ये है, ए बी सी त्रिभुज हमने लिया। अब ये प्रकाश किरण बताओ ये कौन सा माध्यम था? विरल माध्यम। ये कौन सा था हमारे पास में? सरल माध्यम। अब प्रकाश किरण सरल माध्यम से कहां जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। तो ये इधर की ओर चली गई। जो प्रिज्म से बाहर निकली उसको हम कहते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसे? हम निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है। अब जब इस निर्गत किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे और जिस बिंदु यहां पर मैंने माना जी बिंदु, आप कोई भी बिंदु मान सकते हो, कोई डाउट वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और यहां पर एक कोण बनेगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उसको हम कहते हैं विचलन कोण। बन गया विचलन कोण। ठीक है। अब इसको आपको तो समझाना, तो क्या बोलोगे आप? पी क्यू प्रकाश किरण क्या है? एक आपतित किरण है जो त्रिभुज ए बी की सतह पर आपतित होती है और इसका अपवर्तन होता है। और आर यहां पर क्यू और आर क्या है हमारे पास में? अपवर्तित किरण है। जब ये प्रिज्म से बाहर निकलती है तो आर एस निर्गत किरण के रूप में बाहर निकलती है। जब आपतित किरण पी क्यू आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आर एस किरण को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो जिस बिंदु पर यह काटती है ना, वहां पर एक कोण का निर्माण होता है, उसे हम विचलन कोण कहते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि
आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य बना जो कोण होगा उसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। कोई डाउट समझने में यहां तक? ठीक है, डायग्राम को भूलना नहीं है। क्या करना है, त्रिभुज क्या बनाना है, एबीसी। प्रकाश किरण पी क्यू क्या बनाओगे, आपतित किरण। क्यू आर क्या है, अपवर्तित किरण। आर एस क्या है, निर्गत किरण। इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, कहां काटेगी, जी बिंदु पर। इनके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण। कोई डाउट यहां तक समझने में? स्पेक्ट्रम का पुनः संयोजन। अब स्पेक्ट्रम का पुनः संयोजन क्या होता है, समझ रहे हो आप? स्पेक्ट्रम क्या है, वह पट्टी जिस पर 7 कलर प्राप्त होते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम तो समझ में आ गया। पुनः संयोजन का मतलब होता है वापस से इसको प्राप्त करना, स्पेक्ट्रम को वापस से क्या करना, प्राप्त करना। अब यहां समझना बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में, श्वेत प्रकाश किस पे गिरा बताओ, प्रिज्म पर। किस पे गिरा, प्रिज्म पर। और प्रिज्म से गिरा तो कितने कलर बने, 7 वर्ण बने, बन गए 7 कलर। ठीक है, अब 7 कलर फर्स्ट वाले प्रिज्म पे गिरेंगे और 7 कलर को सेकंड जो प्रिज्म होगा उस पर हम गिराएंगे। अब ये क्या होंगे, इस प्रिज्म से ये कलर जब बाहर निकलेंगे तो वापस से क्या बनेगा, हमें श्वेत प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा वापस से, श्वेत प्रकाश। बताओ श्वेत प्रकाश किसमें बेटा, 7 रंगों में। फिर 7 रंग किसमें बन गए, श्वेत प्रकाश में। बताओ पुनः संयोजन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया पुनः संयोजन। ये जो पूरा प्रोसेस है यही है स्पेक्ट्रम का पुनः संयोजन। क्या ये स्पेक्ट्रम का पुनः संयोजन है। जैसे कि समझना कि हमने क्या करा कि एक हमने यहां पर लिया ए बी और सी, हमने एक प्रिज्म ले लिया। अब इस प्रिज्म के पास में हम क्या करेंगे, एक और प्रिज्म जो होगा वो हम यहां पर ले लेंगे। ठीक है, इसका नाम मैंने बोल दिया कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, पी क्यू आर है यहां पर। ठीक है, एबीसी प्रिज्म, इसको कैसा रखेंगे, उल्टा रखेंगे, है ना, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में हम रखेंगे। यहां से जो प्रकाश किरण आएगी इस पर गिरेगी। मैंने माना कि इसको क्या नाम दें, इसको हम कुछ भी दे देते हैं, या श्वेत प्रकाश बोल दिया हमने इसको, है ना, श्वेत प्रकाश को हमने बोला। अब ये श्वेत प्रकाश जैसे ए बी सतह पर गिरेगी तो कितने कलर में बटेगी बताओ, 7 रंगों में। लेकिन हम यहाँ पर 7 रंग नहीं बनाएंगे, यहाँ पर केवल हम 2 ही कलर बनाएंगे। एक तो आर वाला मतलब कि रेड, और एक हम बनाएंगे जामुन मतलब बैंगनी कलर। ठीक है, वॉयलेट बनाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा कलर है हमारे पास में, आर, और ये कौन है, वी। ये भी हमने आरवी, ठीक है, आरवी बना यहाँ पर। जब ये आरवी यहाँ पर गिरेगा तो बताओ यहाँ पर भी कौन से कलर गिरेंगे, आरवी यहाँ पर, ये आर और ये कौन है, वी है। अब ये जो कलर होंगे सातों के सातों जो कलर होंगे यहाँ पर मिलकर क्या बनाएंगे बताओ, वापिस से श्वेत प्रकाश बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर, श्वेत प्रकाश बनाएंगे। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें, आ गया? ये जो लेयर थी, ये पी और क्यू की जो सतह है ये किसका काम कर रही है, स्पेक्ट्रम का काम कर रही है। मतलब कि इस जो सतह थी इस पर 7 कलर हमें प्राप्त हुए। अब जब ये बाहर निकला इस पृथ्वी से, ये 7 के 7 जो कलर जो बाहर निकले हैं वो किस रूप में निकले, श्वेत प्रकाश के रूप में निकले। बताओ पहले कौन सा कलर था, श्वेत प्रकाश। अब भी कौन सा कलर है हमारे पास में, श्वेत प्रकाश। जो वर्ण विक्षेपण हुआ वो तो बीच की घटना में हुआ कि नहीं हुआ, इस घटना में हुआ। तो इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम का पुनः संयोजन। क्या बोलते हैं इसे हम, स्पेक्ट्रम का पुनः संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंद्रधनुष। ठीक है, यहां से कुछ पॉइंट हम समझेंगे। अब जो इंद्रधनुष है समझना, ठीक है ना, ये हमारा है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। क्या ये हमारा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अब प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि यहां पर हमें कितने कलर प्राप्त होंगे, 7 कलर। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं बताओ, 7 रंग। ठीक है ना, तो इसमें जो रंग होंगे, अब समझ में आ गया ना आपको कि रंग 7 ही क्यों होते हैं, क्योंकि वर्ण विक्षेपण में कितने कलर मिलते हैं हमें, 7। रंगों की संख्या कितनी होगी, 7। बनेगा कहां पर ये हमेशा बनेगा सूर्य के विपरीत दिशा में। कहां बनेगा ये, सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, रहेगा याद आपको।
ठीक है, आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या है, किसे बोलते हैं प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, क्या कहोगे? इंद्रधनुष को। बताओ इंद्रधनुष में कलर की संख्या कितनी होती है? 7। इंद्रधनुष कहां बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। कहां बनेगा? सूर्य के विपरीत दिशा में। कब बनेगा? बारिश के बाद में। कब बनेगा? बारिश के बाद में बनेगा। अब यहां पर है, अब इसमें कौन कौन सी घटना होती है, घटना कौन कौन सी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट जो घटना होती है वो होती है अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। उसके बाद में होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर इसके बाद में वापस से होगा हमारे पास में अपवर्तन। फिर क्या होगा बताओ? अपवर्तन। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? क्या होगा? अपवर्तन। फिर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर क्या होगा? अपवर्तन। क्लियर? इन तीन घटनाओं से मिलकर क्या बनता है बताओ? इंद्रधनुष। क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। रहेगा याद? इसका मतलब ये हो गया कि जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्लियर? सुनना ढंग से और समझना इस बात को। क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कणों के आकार पर। किस पर डिपेंड करता है? कणों के आकार पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? अब वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण। तो कौन कौन से हैं हमारे पास में वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण? पहला जो उदाहरण है वो आप जानते ही हो, रात्रि में, वेरी गुड, तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना। रहेगा याद है? क्लियर ना? पेपर में आ जाए, बताओ वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। आंसर क्या होगा हमारे पास में? रात्रि में तारों का टिमटिमाना। उसके बाद में सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। रहेगा याद आपको दोनों? जब प्रकाश किरणें तारों से आएगी, है ना, तो ये अलग अलग घनत्व की परतों से गुजर कर आती है। तो जब उन परतों से टकराएगी तो इनका बार बार अपवर्तन होगा कि नहीं होगा? विरल से सघन, सघन से विरल, विरल से सघन। तो बार बार इनका अपवर्तन होगा तो तारे हमें कैसे दिखाई देंगे? टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। आया कि नहीं आया समझ में? यहां पर ध्यान रखना, यहां पर क्या क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक सूर्योदय, वास्तविक सूर्योदय, है ना, ध्यान देना, वास्तविक सूर्योदय, उसके बाद में आभासी सूर्योदय। वास्तविक सूर्योदय व आभासी सूर्योदय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो आपका आंसर होगा 2 मिनट। क्या होगा आपका आंसर? 2 मिनट। रहेगा याद? ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि वास्तविक सूर्योदय व आभासी सूर्योदय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 2 मिनट का। अगर यहां पे सूर्यास्त से पूछा जाए, वास्तविक सूर्यास्त व आभासी सूर्यास्त में कितने मिनट का अंतर होता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा बताओ? 2 मिनट का। कितने का अंतर होगा? 2 मिनट का। तो बताओ दिन की कुल लंबाई में कितने मिनट की वृद्धि होती है? 2 मिनट ये और 2 मिनट ये वाले सूर्यास्त वाले, तो टोटल कितने मिनट हुए? 4 मिनट। कितने हुए टोटल? 4 मिनट हुए। तो दिन की कुल लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि होती है। दिन क्या है हमारे पास में? प्रिज्म कोण। बताओ कोण कब बनते हैं, ये बताओ तुम तो मुझे। दो समांतर फलकों के मध्य, दो समांतर फलकों के मध्य बनने वाला कोण, बनने वाला कोण क्या कहलाएगा बताओ? प्रिज्म कोण कहलाएगा। और ये दोनों जो फलके हैं ये किसकी? हमारे पास में प्रिज्म की। किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे आप कि प्रकाश का फैलना क्या कहलाएगा? प्रकीर्णन कहलाएगा।
प्रकाश का फैलना प्रकीर्णन कहलाएगा। यहां से एक और बात ध्यान रखना, टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव भी क्या है? प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। टिंडल प्रकीर्णन के उदाहरण, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है पहला, वो है हमारे पास में टिंडल प्रभाव। क्या है बताओ? टिंडल प्रभाव। दूसरा जो है वो है आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। क्लियर रहेगा? याद ये, ठीक है।